उस सुबह शांतिपुर गांव हर दूसरे दिन की तरह ही शांत था। मुर्गों की बांग, आंगनों में झाड़ू लगने की आवाज और गांव के लाउडस्पीकर की आवाज नियमित रूप से गूंज रही थी। गांव के केंद्र को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वही सड़क एक ऐसी घटना का केंद्र बन जाएगी जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने वाली थी। एक युवा महिला पुलिस अधिकारी ने दिन दहाड़े एक सैनिक को हथकड़ी पहना दी। सुबह करीब 8:00 बजे पुलिस की नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रुकी। उस पर एक छोटे कद की गंभीर चेहरे वाली महिला पुलिस अधिकारी खाकी वर्दी में बैठी थी। उसका नाम कविता सिंह था, एक जिला पुलिस अधिकारी जिसे एक विशेष मामले में मदद के लिए स्थानीय थाने में भेजा गया था। वह बाइक से उतरी। उसकी आंखों ने सुबह के बाजार में जमा भीड़ पर तेजी से नजर दौड़ाई। अचानक वह रुक गई जब उसने एक गहरे रंग की शर्ट और टोपी पहने एक युवक को गांव के छोर से आते देखा। वह आदमी लंबा और पतला था। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने अचानक आवाज दी जिससे सब चौंक गए, रोहन कुमार रुको। युवक चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और तुरंत भागने लगा। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना कविता उसके पीछे भागी, हाथ में पहले से ही हथकड़ी थी। यह दृश्य देखकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोग दंग रह गए। एक बूढ़ी अम्मा की सब्जी की टोकरी गिर गई, कुछ बच्चे मुंह खोले देखते रह गए और लोगों के बीच कानाफूसी का शोर मधुमक्खी के छत्ते की तरह फैल गया। क्या हुआ? पुलिस किसे पकड़ रही है? लगता है वो सरला का बेटा रोहन है, जो नीचे वाले मोहल्ले में रहती है। उसने ऐसा क्या किया कि उसे पकड़ा जा रहा है? यह पकड़ धकड़ 2 मिनट से भी कम चली। रोहन एक तंग गली में भागा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक बंद गली थी। वह हाँफ रहा था। मुड़कर देखा तो कविता उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। अब तुम और नहीं भाग सकते, उसने कहा, हाथ में हथकड़ी दिखाते हुए। पूछताछ के लिए थाने चलो। रोहन चुप रहा। उसकी आंखों में डर था। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस सिर झुकाकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ठंडी हथकड़ी एक भारी क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गई। ठीक उसी समय जिला पुलिस की एक नीली बत्ती वाली गाड़ी वहां पहुंची। 2 और अधिकारी नीचे उतरे, उसकी पहचान की पुष्टि की और रोहन को गाड़ी में बिठाने में मदद की। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वे लगातार बातें कर रहे थे। हे भगवान, फौज में भर्ती हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं और पकड़ा गया। सुना है कि वह कैंप से भाग गया है। विश्वास नहीं होता, वह तो बहुत सीधा सादा लड़का था। गांव के बाजार में रोहन की मां सरला देवी सब्जी बेच रही थी। जब उसे यह खबर मिली, उसने सब्जी की टोकरी जमीन पर फेंक दी और चप्पल पहने बिना ही मुख्य सड़क की ओर भागी। पुलिस की गाड़ी जैसे ही चली, वह जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेटा कहाँ है? उसने क्या किया है जो आप लोग उसे पकड़ रहे हैं? वह एक फौजी है। एक पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर उसे धीरे से रोका। अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। रोहन को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। जब कोई स्पष्ट नतीजा निकलेगा तो हम परिवार को सूचित करेंगे। सरला देवी सड़क के किनारे घुटनों के बल गिर पड़ी। वह अपना चेहरा ढककर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके लिए रोहन ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद था। बस 2 महीने पहले जब वह अपने बेटे को फौज में भेज रही थी तो वह खुशी से रोई थी, और अब उसका बेटा सबके सामने सड़क पर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव के लोगों के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर युवा महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रोहन को हथकड़ी पहनाने की तस्वीरें तेजी से फैल गईं। कुछ लोग उसका पक्ष ले रहे थे, कुछ उसे कोस रहे थे, कुछ सरला देवी के परिवार पर अपने बेटे को सही शिक्षा न देने का आरोप लगा रहे थे, और कुछ को किसी और बात का शक था। लेकिन केवल कविता सिंह, जो सीधे तौर पर इस मामले में शामिल थी, इस गिरफ्तारी के पीछे की सच्चाई जानती थी। और वही धीरे धीरे इस बात का पर्दाफाश करेगी कि रोहन कुमार एक नौजवान जो सिर्फ 2 महीने पहले फौज में भर्ती हुआ था, अचानक कैंप से क्यों भाग गया और एक भगोड़ा बन गया। जिला पुलिस मुख्यालय में रोहन कुमार को पूछताछ कक्ष नंबर 3 में ले जाया गया। वह चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी नजरें शून्य में थीं। कविता अंदर आई। अब उसके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो सड़क पर पीछा करते समय थी। अब वह एक अनुभवी जांच अधिकारी की तरह गंभीर लेकिन विनम्र दिख रही थी। क्या तुम अब शांत हो? कविता ने रोहन के सामने पानी का गिलास रखते हुए पूछा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने सामने की खाली जगह को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई गांठ निगलने की कोशिश कर रहा हो।
अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी सैन्य इकाई से भागना सैन्य अनुशासन का एक गंभीर उल्लंघन है। अगर कोई ठोस कारण नहीं है तो तुम पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। यह सुनकर रोहन कांप गया। वह अचानक रो पड़ा, उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैं भागना नहीं चाहता था, सच में नहीं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कविता ने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे से कहा, तो फिर बताओ, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। 2 महीने पहले 4 मई को रोहन कुमार ने आधिकारिक तौर पर हरे रंग की सैन्य वर्दी पहनी थी। फौज में भर्ती होना पूरे परिवार के लिए एक बड़े गर्व का क्षण था। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। मां ने अकेले ही 2 भाइयों को पाला था। रोहन बड़ा बेटा था, आज्ञाकारी और मेहनती। बचपन से ही वह अपने पिता की तरह एक सैनिक बनने का सपना देखता था, जो 1984 में सीमा पर शहीद हो गए थे। जिस दिन रोहन जा रहा था, सरला देवी सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। गांव में हर कोई कहता था कि रोहन का फौज में जाना बिल्कुल सही है। वह आज्ञाकारी, समझदार और मेहनती है। वहां से लौटने के बाद वह गांव का कोई बड़ा अधिकारी बन जाएगा। अपनी यूनिट में रोहन को एक पहाड़ी इलाके में स्थित 273वीं रेजिमेंट की 3री प्लाटून में भेजा गया। फौजी जीवन रोहन की कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर था। सुबह 4:30 बजे उठना, शारीरिक प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट का अभ्यास, अनुशासन, कंबल को सेंटीमीटर तक चौकोर मोड़ना, सब कुछ बिल्कुल सटीक होना चाहिए। शुरू में रोहन ने सहने की कोशिश की, लेकिन 10 दिनों के बाद ही उसे एहसास होने लगा कि वह दूसरों जैसा नहीं है। रोहन को अक्सर नींद नहीं आती थी। उसे अपनी मां और घर पर दिल की हल्की बीमारी से पीड़ित अपने छोटे भाई की याद आती थी। जब भी उसे कोई पत्र मिलता तो वह उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे कोई बुरी खबर मिलने का डर था। फिर मई के मध्य में एक दिन सुरेश नाम के एक साथी सैनिक ने रोहन को एक पत्र दिया। गांव से चिट्ठी आई है, शायद तुम्हारी मां की है। रोहन ने कांपते हाथों से उसे लिया। पत्र में सरला देवी ने लिखा था, मां ठीक है, लेकिन इन दिनों तुम्हारा भाई अक्सर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि उस पर और नजर रखनी होगी, शायद उसे बड़े अस्पताल ले जाना पड़े। मां बहुत चिंतित है, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करना और अपना प्रशिक्षण जारी रखना। घर पर मां सब संभाल लेगी। बस कुछ ही पंक्तियों ने रोहन को बेचैन कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि घर में पैसे नहीं बचे हैं। पिछले साल ही खेत की मशीन बेच दी थी और खेत किराए पर दे दिए थे, क्योंकि मां अब काम नहीं कर सकती थी। 3-4 जगहों से पहले ही कर्ज लिया जा चुका था। वह घर पर फोन करना चाहता था, लेकिन उसे ज्यादा देर तक निजी फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उसने जवाब में एक पत्र लिखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे। उस रात पहली बार रोहन बाथरूम में चुपचाप बिना आवाज किए रोया। चीजें बदलने लगीं। 1 हफ्ते बाद जंगल के पास एक बाहरी प्रशिक्षण के दौरान रोहन को अचानक स्टोर से कुछ सामान लाने का काम सौंपा गया। वापस आते समय उसने गलती से 2 बटालियन अधिकारियों को बात करते हुए सुन लिया। उसके घर की हालत वाकई बहुत खराब है। मैंने सुना है कि उसकी मां को गांव में ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर किया गया है। बेटा फौज में है और छोटा भाई बीमार है, फिर भी उसने उसे फौज में भेजा। ऐसे मामलों में मानसिक रूप से टूटना आसान होता है। रोहन स्टोर की दीवार के पीछे झड़वत खड़ा रह गया। तो उसके घर की कहानी सब जानते थे और कोई मदद नहीं कर सकता था। उस रात वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। वह घर जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन एक नया भर्ती हुआ सैनिक कैंप कैसे छोड़ सकता है? यह तो भगोड़ापन होगा, एक बहुत बड़ा अपराध। लेकिन फिर 2 जून को अचानक एक मौका आया। यूनिट ने एक लंबी दूरी की मार्च का आयोजन किया। एक पहाड़ी की तलहटी में एक छोटे से ब्रेक के दौरान रोहन ने शौचालय जाने का बहाना बनाया। वह एक छोटे से पगडंडी में घुस गया, एक रास्ता जिसे उसने पिछले दिन देखा था, जो जंगल से बाहर जा सकता था। वह जानता था कि एक बार जब वह बिना किसी आधिकारिक कारण के अपनी टुकड़ी को छोड़ देगा तो वह एक भगोड़ा बन जाएगा। वर्तमान में वापस आते हैं, कविता सिंह रोहन के सभी बयानों को दर्ज कर रही थी। उसने उसे बीच में नहीं टोका, नहीं अपनी आवाज ऊंची की। जब वह रुका तो उसने धीरे से पूछा, तो यूनिट से भागने के बाद तुम कहां गए? मैं कुछ घंटों के लिए जंगल में छिपा रहा, फिर 3 बसें बदलकर अपने गांव पहुंचा। मैं तुरंत घर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं ऊपर वाले मोहल्ले में एक देजात परिचित के घर सोया। 2 दिन बाद रात में चुपके से घर जाकर मां से मिला और तब से
अब तक तुम कैसे जी रहे थे? मैं बस घर के आसपास ही रहता था, बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कल मैं अपने भाई के लिए दवा खरीदने बाजार गया था और मुझे नहीं पता था कि रोहन ने सिर झुका लिया। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन कविता समझ गई थी। एक दूसरे कमरे में कानूनी अधिकारी फाइलें जांच रहे थे। रोहन कुमार की तलाश का आदेश 2 हफ्ते पहले ही आंतरिक रूप से जारी किया जा चुका था। कविता द्वारा उसे दिनदहाड़े गांव वालों के सामने पकड़ना इस मामले में एक बड़ा मोड़ था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या रोहन जैसे एक युवा सैनिक को, जो अपने परिवार की विकट परिस्थितियों के कारण भाग गया था, एक अपराधी की तरह दंडित किया जाना चाहिए? अगले दिन सड़क पर सैनिक को पकड़ने की खबर शांतिपुर गांव में फैलती रही। फेसबुक, व्हाट्सएप, बाजार के ग्रुप, स्कूल के माता पिता के ग्रुप, हर जगह उस युवा महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीर वायरल हो रही थी, जो पत्थर की तरह ठंडे चेहरे के साथ एक फीकी शर्ट पहने युवक को हथकड़ी पहना रही थी। मिली जुली टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। हे भगवान, क्या यह सरला देवी का बेटा रोहन है? फौज में जाकर भाग आया, कितनी शर्म की बात है। बेचारा, लगता है उसका परिवार बहुत गरीब है। मुझे लगता है कि उसे सड़क के बीच में पकड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया। इससे गांव की बदनामी होती है। उस शाम सरला देवी ने चुपचाप कुछ खाना और कुछ कपड़े पैक किए। वह पैदल चलकर गांव के बाहर गई और एक ऑटो रिक्शा लेकर जिले के लिए निकल पड़ी। उसके हाथ में अपने बेटे से मिलने के लिए एक आवेदन पत्र और कांपते हाथों से लिखा गया एक दया का पत्र था। सेवा में जिला सैन्य कमांडर और जांच एजेंसी। मैं रोहन कुमार की मां हूं, जो 273वीं रेजिमेंट का एक नया सैनिक है। मैं जानती हूं कि मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूं। कृपया मेरे परिवार की परिस्थितियों पर विचार करें। उसका भाई बीमार है, मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है। कृपया इस बूढ़ी कमजोर मां पर दया करें। जब वह अस्थाई जेल के गेट पर पहुंची, तो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने उसे रोक दिया। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सेना से पुष्टि का इंतजार करना होगा। वह सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिना कुछ खाए पिए इंतजार करती रही। जब कोई गुजरने वाला पूछता, तो वह बस एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देती, मैं उस भगोड़े लड़के की मां हूं जिसे कल पकड़ा गया था। मैं बस उससे एक पल के लिए मिलना चाहती हूं। जेल के संतरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में नरमी आई, लेकिन नियम तो नियम थे। सौभाग्य से उसी समय कविता अपने दफ्तर से लौट रही थी। उसने यह दृश्य देखा और अपनी गाड़ी रोक दी। उसने सरला देवी को पहचान लिया और नीचे उतरकर पूछा, आप कब से इंतजार कर रही हैं? आप रोहन की मां हैं, है ना? सरला देवी ने उस लड़की को पहचान लिया जिसने उसके बेटे को पकड़ा था, लेकिन बुरी अफवाहों के विपरीत उसने उसे दोष नहीं दिया। उसने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैडम, वह कैसा है? क्या उसे मारा पीटा गया है? क्या उसे खाना मिला है? क्या उसने कुछ कहा है? मैडम, कविता एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से बोली, मैं समझती हूं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कोशिश करूंगी कि रोहन आपसे जल्द से जल्द मिल सके। मैं भी आला अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेज रही हूं। क्या उसने बताया कि वह घर क्यों आया था? मैडम, उसने सब बता दिया है। मैं समझती हूं और मुझे विश्वास है कि आला अधिकारी इस पर विचार करेंगे। सरला देवी ने कांपते हुए कविता का हाथ पकड़ लिया। मैडम, अगर उसे जेल जाना पड़े तो उससे कहना कि डरे नहीं। मां इंतजार करेगी। मां उसके लौटने तक इंतजार करेगी। रोहन की यूनिट में कहानी अभी तक किसी को पता नहीं थी। 273वीं रेजिमेंट, जहां रोहन तैनात था, को भी जिला पुलिस से सूचना मिल चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा रोहन के पकड़े जाने की खबर सुनकर हैरान नहीं हुए। दरअसल रोहन को भर्ती के तीसरे हफ्ते से ही मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर सैनिकों की सूची में डाल दिया गया था। हालांकि उसने कोई स्पष्ट अनुशासनहीनता नहीं की थी, लेकिन वह अक्सर ध्यान केंद्रित न कर पाने, नींद न आने के लक्षण दिखाता था और अपनी डायरी में घबराहट से भरी बातें लिखता था। रोहन के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट मोहन ने एक बार उसे छोटी छुट्टी पर घर भेजने का सुझाव दिया था, लेकिन आला अधिकारियों ने यह जो ने एक बार और ती ऑफ पास ने की एक में कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि भर्ती हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। रोहन के गायब होने के बाद यूनिट ने 3 दिनों तक जंगल के आसपास उसकी तलाश की। उस समय ज्यादातर लोगों को लगा कि रोहन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है या वह भटक गया है। 5वें दिन उन्हें डिवीजन मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ी और आधिकारिक तौर पर रोहन कुमार को एक भगोड़ा घोषित करना पड़ा। जिला पुलिस से बयान सुनने के बाद
कैप्टन आलोक शर्मा ने एक लंबी सांस ली। मैंने सोचा था कि मैं अपने सभी सैनिकों के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन पता चला कि मैंने रोहन को कभी नहीं समझा। उन्होंने एक आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट लिखकर प्रांतीय सैन्य मुख्यालय को भेजी, जिसमें एक अंश था। सैनिक रोहन कुमार ने कोई विद्रोही व्यवहार नहीं दिखाया, सैन्य नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया और यूनिट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। उसका घर भागने का कृत्य गलत था, लेकिन यह विनाशकारी प्रकृति का नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक संकट और विशेष रूप से कठिन पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। हरे रंग की वर्दी वाली लड़की कविता के बारे में अनकही कहानी। रोहन को पकड़ने वाली महिला पुलिस अधिकारी कविता सिंह सिर्फ 26 साल की थी। उसने पुलिस अकादमी से बेहतरीन अंकों के साथ स्नातक किया था। उसे जिले में एक आपराधिक जासूस के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर शांतिपुर गांव में नागरिक सहायता के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटे कद की लड़की भीड़ भरी सड़क पर गिरफ्तारी को अंजाम देगी। उसने नियमों के अनुसार काम किया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रिपोर्ट लिखने के बाद वह अपने दफ्तर में अकेली बैठी रही रोहन की आंखों को याद करते हुए, जब उसे हथकड़ी लगाई गई थी। वे एक अपराधी की आंखें नहीं थीं, वे एक अनुभवहीन युवक की आंखें थीं जो अपने परिवार के दर्द का बोझ सहन करने में असमर्थ था। वह भी एक सैनिक की बेटी थी। उसके पिता दक्षिण पश्चिम सीमा पर तैनात थे। जब वह सिर्फ 7 साल की थी, तब जंगल के बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। वह देश शब्द की कीमत समझती थी, लेकिन वह यह भी समझती थी कि हर कोई पैदा होते ही इतना मजबूत नहीं होता कि वह बोझ उठा सके। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद जिला पुलिस सभागार में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेना के प्रतिनिधि कर्नल वर्मा, पुलिस के प्रतिनिधि अधीक्षक मिश्रा, साथ ही कविता और कैप्टन शर्मा शामिल थे, जिन्होंने सीधे तौर पर मामले की जांच की थी। बैठक का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन कठोर नहीं। कर्नल वर्मा ने शुरुआत की। सबसे पहले हम जिला पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नियमों के अनुसार भगोड़े को पकड़ने में सहयोग किया। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट के माध्यम से हमने पाया है कि इस मामले में कई कारकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक परिस्थितियों के संबंध में। अधीक्षक मिश्रा ने सिर हिलाया, कविता की ओर देखते हुए। अधिकारी सिंह, आपने सीधे तौर पर मामले की जांच की है और प्रारंभिक फाइल तैयार की है। आप अपना मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकती हैं। कविता खड़ी हुई कागज देखे बिना पूरी ईमानदारी से बोली, सर, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि रोहन कुमार का मामला विद्रोही या विनाशकारी प्रकृति का नहीं है। वह संगठित नहीं है, उसने बाहरी लोगों से संपर्क नहीं किया और उसने किसी भी ताकत की मदद नहीं की। उसका यूनिट से भागना एक सरल लेकिन दर्दनाक कारण से शुरू हुआ। परिवार तबाह हो चुका है, मां बूढ़ी है, छोटा भाई बीमार है और वह खुद मानसिक दबाव सहन नहीं कर सका। यह सब एक अनकही निराशा थी। मुझे लगता है कि अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो यह प्रशासनिक होनी चाहिए। उसे वापस आने या अपनी शाखा बदलने का एक मौका देना चाहिए। पूरा बैठक कक्ष कुछ पलों के लिए शांत हो गया। फिर कैप्टन शर्मा ने कहा, मैं अधिकारी सिंह से पूरी तरह सहमत हूं। मैं रोहन का सीधा प्रबंधक हूं। मैंने उसे कभी भी विद्रोही व्यवहार करते नहीं देखा। इसके विपरीत वह बहुत मेहनती है, लेकिन वह एक ऐसा बच्चा है जो गरीबी में जी रहा है और दिशाहीन हो गया है। कुछ हद तक जिम्मेदारी हमारी भी है। हम उसकी मानसिक अस्थिरता के संकेतों को जल्दी नहीं पहचान पाए। कर्नल वर्मा ने सोचते हुए कहा, अगर यह स्पष्ट है कि वह खतरनाक नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि रोहन पर यूनिट में आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया जाए। साथ ही स्थानीय सरकार को उसके परिवार की मदद करनी चाहिए। हम एक छोटी सी गलती के लिए किसी इंसान का पूरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। किसी ने विरोध नहीं किया। बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया गया और उसी दिन एक विशेष निर्णय पर हस्ताक्षर किए गए। रोहन कुमार के खिलाफ आपराधिक जांच को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। उसे सेना के नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए उसकी यूनिट को वापस सौंपने का इंतजार था। उसी दोपहर कविता को रोहन के परिवार को परिणाम सूचित करने का काम सौंपा गया। वह पैदल चलकर सरला देवी के घर गई, एक पुराना सा कच्चा घर जो बांस के पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। सरला देवी कुछ सब्जियां सुखा रही थी जब उसने कविता को देखा। वह खुशी और डर के साथ दौड़कर बाहर आई। क्या कोई खबर है? मैडम कविता धीरे से मुस्कुराई। अच्छी खबर है अम्मा जी, वे अब आपराधिक
मुकदमा नहीं चलाएंगे। रोहन को उसकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा, जहां आंतरिक कार्रवाई होगी, उसे परामर्श दिया जा सकता है और बाद में उसके स्वास्थ्य के आधार पर पुनर्विचार किया जाएगा। सरला देवी घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके आंसू बहने लगे। उसने कविता के हाथों पर सिर रखकर गैर नाव कहा, हे भगवान, आपका धन्यवाद, भगवान का शुक्र है। मैं बस चाहती हूं कि वह सम्मान से जिए, उस पर जीवन भर अपराधी का ठप्पा न लगे। मैं इसी में खुश हूं। कविता ने उसे सहारा देकर अंदर बैठाया। उसने गरीब घर के चारों ओर देखा। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी तस्वीर में रोहन वर्दी में मुस्कुरा रहा था, जो भर्ती के दिन की थी। उसके बगल में उसके पिता शहीद रमेश कुमार की तस्वीर थी, जाने से पहले, जिसे नेस्कर जौमे से साथ और कविता ने एक छोटा सा कागज छोड़ा। यह उन संगठनों की सूची है जो मदद कर सकते हैं। अगर रोहन के भाई को अस्पताल ले जाने की जरूरत है तो इस नंबर पर संपर्क करें, वे मदद करेंगे। सरला देवी ने कांपते हाथों से उसे लिया। कई सालों में पहली बार उसे अपने बाहाजाला में कांपते हाथ वे मदद कर रहा था। अंधकारमय जीवन में आशा की एक किरण महसूस हुई। उस शाम जेल में रोहन को अस्थायी निलंबन के फैसले पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। उसने अधिकारी को हर पंक्ति पढ़ते हुए सुना और फिर बेकाबू होकर रो पड़ा। जब उसे उसकी वर्दी वापस दी गई और वह अपनी यूनिट में वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा था, तो वह कविता की ओर मुड़ा। धन्यवाद दीदी, किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने किया। कविता ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें गंभीर लेकिन कोमल थीं। फिर से शुरू करो। कोई भी पैदा होते ही मजबूत नहीं होता, लेकिन हर किसी को फिर से खड़े होने का अधिकार है। रोहन को ले जा रही गाड़ी गांव के अंत में एक मोड़ पर गायब हो गई। पीली शाम की धूप उस कच्ची सड़क पर फैली हुई थी, जिसने 3 दिन पहले उस चौंकाने वाले दृश्य को देखा था। लेकिन अब यह शर्म की जगह नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत का स्थान बन गई थी। एक उदास दोपहर में 273वीं रेजिमेंट में रोहन कुमार को वापस ले जाने वाली गाड़ी पहुंची। मध्य भारत के आसमान पर भूरे बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। कोई स्वागत करने वाला नहीं था। ढोल नगाड़े थे, नहीं गर्मजोशी भरी निगाहें। लेकिन एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था, कैप्टन शर्मा, वह कमांडर जिसने रोहन के लिए सहानुभूति से भरी रिपोर्ट लिखी थी। रोहन गाड़ी से उतरा, हाथ में पुराने कपड़ों का एक थैला, कंधे झुके हुए, चेहरे पर तनाव। उसने कैप्टन को देखा, नियमों के अनुसार सिर झुकाकर सलाम किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और उसे स्वागत कक्ष में ले गए, जहां उसकी सैन्य फाइल को बहाल करने की औपचारिकताएं पूरी की गईं। उस रात रोहन को उसके पुराने कमरे में नहीं रखा गया, बल्कि नियमों के अनुसार अस्थायी रूप से एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया, जो अनुशासन का उल्लंघन करने वालों के लिए था। उसने कोई शिकायत नहीं कि, न ही कोई नाराजगी दिखाई। बस चुपचाप अपना बिस्तर लगाया, कंबल मोड़ा और पुराने सीमेंट के फर्श को पोंछा। उसे नहीं पता था कि उसके सीधे कमांडर लेफ्टिनेंट मोहन ने भी जब रोहन के वापस आने की खबर सुनी तो राहत की सांस ली। उसके मन में पिछले कुछ दिनों से एक अपराध बोध था कि वह खुद रोहन में असामान्य संकेतों को समय पर नहीं पहचान पाया। अगले दिन यूनिट ने एक प्लाटून बैठक का आयोजन किया। यह पहली बार था जब रोहन को घटना के बाद अपने सभी पुराने साथियों का सामना करना पड़ा। माहौल बिल्कुल शांत था, सब एक घेरे में बैठे थे। एक सैनिक ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों भाग गए। तुम्हारी वजह से यूनिट को डांट पड़ी, पूरी टीम को भुगतना पड़ा। क्या तुम जानते हो कि हमने तुम्हें खोजने के लिए 3 दिन तक पहाड़ी पर मार्च किया? रोहन ने बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। एक दूसरे ने बीच में कहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, जिसके घर में बीमार भाई, थकी हुई बूढ़ी मां हो, वह शायद हताश हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम चुप रहे और खुद ही गायब हो गए। कौन तुम्हें दोष नहीं देगा? माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। लेफ्टिनेंट मोहन ने अंत में कहा, सैनिक रोहन वापस आ गया है और उस पा में ले बतान है, पर आंतरिक कार्रवाई की जाएगी। हम साथी हैं। साथी होने का मतलब सिर्फ साथ खाना सोना नहीं है, बल्कि जब कोई गिर जाए तो उसे साथ मिलकर उठाना भी है। अगर रोहन को फिर से शुरू करने का मौका मिला है तो हमें भी एक दूसरे पर फिर से भरोसा करने का मौका देना चाहिए। रोहन ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली धीरे से, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, आप सभी का धन्यवाद, मैं फिर किसी को निराश नहीं करूंगा। 3 दिन बाद रोहन को बैरक
के पीछे खेती के क्षेत्र में सब्जियां उगाने का हल्का काम सौंपा गया। वह चुपचाप और लगन से काम करता, कोई शिकायत नहीं करता। जब भी खाली समय मिलता वह सेना के नियमों को फिर से पढ़ता, उन प्रशिक्षण पाठों को लिखता जो उसने छोड़ दिए थे। कमांडिंग ऑफिसर के हल्का काम में इन व्यक्ति में एक हली ने एक कमांडिंग ऑफिसर के बहापाट कमरे में कैप्टन शर्मा और लेफ्टिनेंट मोहन सैन्य चिकित्सक से मिली। नवीनतम मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट देख रहे थे। दस्तावेज में लिखा था कि सैनिक रोहन कुमार में हल्के स्तर के मनोवैज्ञानिक संकट के लक्षण हैं, लेकिन वह सुधार के प्रति ग्रहणशील है। उसमें भरन भाते, विद्रोही या नैतिक रूप से विचलित होने के कोई संकेत नहीं है। इसीलिए उस पर नियमित रूप से नजर रखी जानी चाहिए और उसे घुलने मिलने में मदद की जानी चाहिए। कैप्टन शर्मा हल्के से मुस्कुराए। यह लड़का लगा था कि टूट जाएगा, लेकिन यह तो बहुत जिद्दी निकला। लेफ्टिनेंट मोहन ने जवाब दिया, वह टूटा नहीं है सर, बस उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस पर एक बार और विश्वास करे। ठीक उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह रोहन था। वह अंदर आया, सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और सलाम किया। रिपोर्टिंग सर, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं। बोलो। मैं एक आवेदन लिखना चाहता हूं। मैं लंबे समय तक सेवा करना जारी रखना चाहता हूं। मैं और प्रशिक्षण लेना चाहता हूं, यह साबित करने के लिए कि मैं अभी भी देश के लिए मूल्यवान हूं। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। कैप्टन शर्मा ने सिर हिलाया, तो लिखो और मुझे फिर से निराश मत करना। रोहन ने सिर झुकाकर सलाम किया। कई हफ्तों के बाद पहली बार उसकी आंखों में एक स्पष्ट चमक थी। यह सूरज की रोशनी नहीं थी, बल्कि इंसान के दिल से निकली रोशनी थी। अगले महीने प्रांत से एक निरीक्षण दल बैरक में आया। एक परेड का आयोजन किया गया। सैनिक सीधी पंक्तियों में खड़े थे, उनके कदम एक साथ पड़ रहे थे। आखिरी पंक्ति में रोहन कुमार अब पहले से ज्यादा दुबला हो गया था, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। आंखें सीधी थीं, वर्दी साफ सुथरी थी। परेड के बाद प्रांतीय कर्नल ने कैप्टन शर्मा के पास आकर धीरे से पूछा, क्या यह वही भगोड़ा सैनिक है? जी सर, लेकिन अब वह भगोड़ा नहीं है। अब वह एक सैनिक है जो वापस लौट रहा है और आगे बढ़ रहा है। कर्नल हल्के से मुस्कुराए। अच्छा, बहुत अच्छा। उसी समय शांतिपुर गांव में सरला देवी को यूनिट से एक पार्सल मिला, एक प्रशंसा पत्र जिसमें लिखा था, उल्लंघन के बाद स्पष्ट प्रगति दिखाने वाला सैनिक, और नीली स्याही से लिखा, एक हाथ से लिखा पत्र। मां, मुझे खेद है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया, लेकिन मैं धीरे धीरे खुद को सुधार रहा हूं। मां, अपना ख्याल रखना। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब मैं घर आऊंगा तो मैं वर्दी में होऊंगा और मेरे सीने पर लाल प्रतीक होगा, और मैं अब सिर नहीं झुकाऊंगा। सरला देवी ने पत्र को मोड़कर अपने सीने से लगा लिया। वह रोई नहीं, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, बहुत जल रही थीं। महीने के पहले सोमवार की सुबह 273वीं रेजिमेंट की बैरक में पूरे रेजिमेंट के लिए ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। यह एक गंभीर अनुष्ठान था जिसे हर सैनिक महत्व देता था। उस दिन आसमान साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। तिरंगा नीले आसमान पर शान से लहरा रहा था। रोहन कुमार सैनिकों की पंक्ति के बीच में खड़ा था, बिल्कुल सीधा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प था। जब राष्ट्रगान बजा तो उसने अपना सिर ऊंचा उठाया, अपना हाथ अपने बाएं सीने पर रखा, जहां भारतीय सेना का प्रतीक था। यह हे भर्ती के पहले दिन से बिल्कुल अलग थी। अब कोई घबराहट या बेचैनी नहीं थी, नहीं चिंता का भारी बोझ था, बल्कि एक विश्वास था कि भले ही वह एक बार गिर गया हो, वह फिर से उठकर आगे बढ़ सकता है। ध्वजारोहण समारोह के अंत में कंपनी कमांडर ने अचानक सैनिक रोहन कुमार का नाम पुकारा और उसे आगे आने के लिए कहा। पूरी पंक्ति में हलचल मच गई। रोहन बाहर निकला, झंडे के मैदान के बीच में स्थिर कदमों से चला। कैप्टन शर्मा ने एक कागज पकड़ा। उनकी आवाज बुलंद थी। पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत और सकारात्मक सुधार के आधार पर यूनिट सैनिक रोहन कुमार को कठिनाइयों पर काबू पाने और लगातार प्रयास करने की भावना के लिए सम्मानित करने का निर्णय लेती है, जो अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद एक स्पष्ट प्रगति को दर्शाता है। यह सभी युवा सैनिकों के लिए एक सबक है कि गलतियां डरावनी नहीं होती हैं। डरावना यह है कि आप अपनी गलतियों को सुधारना और फिर से खड़ा होना नहीं जानते। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भले ही यह बहुत जोरदार नहीं थी, लेकिन रोहन के लिए यह पहली बार था जब उसे लगा कि उसे अब एक भगोड़े के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक ऐसे सैनिक के रूप में देखा जा रहा है जो फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है।
उस दोपहर बैरक में मेहमान आए प्रांतीय पुलिस का एक विशेष कार्यदल दोनों बलों के बीच बातचीत और काम के लिए आया था, जिसमें वह व्यक्ति भी था जिससे रोहन दोबारा मिलने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता था, कविता सिंह। जब 16 सीटों वाली गाड़ी रुकी तो कविता नीली वर्दी में नीचे उतरी, कंधे पर सब इंस्पेक्टर के सितारे, बाल करीने से जूड़े में बांधे, आंखें आज भी उतनी ही गंभीर थीं। लेकिन जब उसकी और रोहन की आंखें मिलीं तो एक पल के लिए दोनों रुक गए। समय लंबा नहीं था, लेकिन यह एक जीवन को बदलने के लिए काफी था। उस दोपहर कविता को सशस्त्र बलों में युवाओं और कठिनाइयों पर काबू पाने का साहस विषय पर एक संगोष्ठी में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने उन मामलों के बारे में बताया जिनमें उसने भाग लिया था, लेकिन उसने रोहन की गिरफ्तारी का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। केवल अंत में जब वह विश्वास और दूसरे मौके के बारे में बात कर रही थी तो उसने चुपचाप साझा किया, मैंने एक बार एक विशेष गिरफ्तारी में भाग लिया था, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति खतरनाक था, बल्कि इसलिए कि वह खुद से भाग रहा था। लेकिन उसे सहारा दिए जाने के कारण वह गायब नहीं हुआ, बल्कि और भी मजबूती से वापस आया। हम जो सशस्त्र बलों में हैं, याद रखें कि चमत्कार हथकड़ियों या आदेशों से नहीं आते, बल्कि एक दूसरे को दिए गए विश्वास और धैर्य से आते हैं। संगोष्ठी के बाद जब सब लोग जा रहे थे, रोहन उसके पास आया। दोनों मैदान के अंत में पुराने बड़ के पेड़ों के नीचे खड़े थे। नमस्ते दीदी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहां दोबारा मिलूंगा। कविता हल्के से मुस्कुराई, पहली बार की तरह गंभीर नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अब भी मेरी आंखों में सीधे देख पाओगे। मैंने बहुत कोशिश की है आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। तुम आज यहां तक पहुंचे हो क्योंकि तुम खुद चले हो। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अगर उस दिन आपने मुझे हथकड़ी लगाकर चुपचाप छोड़ दिया होता तो शायद मैं पूरी तरह टूट गया होता। कविता ने उसे देखा। पहली बार उसने एक युवा सैनिक को सिर झुकाते देखा, डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। कविता ने धीरे से सिर हिलाया, कोशिश करते रहो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। उस रात रोहन एक पत्र लिख रहा था, घर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। तूने सोचा था कि जब तुझे सड़क के बीच में हथकड़ी लगाई गई तो तेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पता चला कि हथकड़ी तो एक और सफर की शुरुआत थी, फिर से खड़े होने और यह साबित करने का सफर कि तू कायर नहीं है, तू टूटा नहीं है। अगर किसी जबदाट करता होने के बीच में हथकड़ी लगाई गई, दिन तू फिर से कमजोर महसूस करे तो इन पंक्तियों को फिर से पढ़ना, ताकि तुझे याद रहे कि एक बार तू कीचड़ से गुजरा था और उसमें डूबा नहीं। उसने पत्र को मोड़ा, ध्यान से उसे अपनी निजी लॉकर में रख दिया। बाहर मैदान में देश का झंडा रात की हवा में अभी भी लहरा रहा था। उसकी छाया उन युवा सैनिकों के कदमों पर पड़ रही थी जो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, दौड़ रहे थे और बड़े हो रहे थे। उस साल गर्मी देर से आई। मध्य भारत में जुलाई की सुबह भी ठंडी थी। दोपहर में अचानक तेज बारिश होने लगी। वह असामान्य बारिश कुछ पारी हो भारी बूंदों से शुरू हुई और फिर बैरक पर जोरों से बरसने लगी। जब रोहन कुमार की प्लाटून प्रशिक्षण क्षेत्र में गश्त के काम पर थी, पूरी टीम ने जल्दी से नायलॉन की तिरपाल से बने एक अस्थायी आश्रय में शरण ली। ऊपर से बारिश का पानी बहकर नीचे आ रहा था, गीली मिट्टी पर गड्ढों में जमा हो रहा था। रोहन और सुरेश, उसका करीबी दोस्त, फावड़े से पानी निकालने के लिए नालियां खोद रहे थे। उनके हाथ कीचड़ से सने थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उनके चेहरों पर एक खास तरह की शांति थी, वह शांति जो स्वीकृति, धैर्य और अब और न भागने से आती है। लगभग 1 घंटे की बारिश के बाद जब बारिश थमी तो एक ग्रे रंग की पिकअप ट्रक बैरक के गेट से अंदर आई, जो सभागार के ठीक सामने तेजी से रुकी। गाड़ी में सादे कपड़ों में 2 लोग और एक गहरे लाल रंग की वर्दी में एक मेजर थे। तीनों नीचे उतरे, उनके चेहरे पर तनाव था। एक कमांडिंग ऑफिसर ने जोर से चिल्लाया, कंपनी 1 और 3 को तत्काल सभागार में बुलाया जाता है, एक आपातकालीन स्थिति है। रोहन ने खबर सुनी और तुरंत अपने कपड़े बदले, हाथ पैर धोए और सबके साथ इकट्ठा हो गया। सभागार में माहौल बिल्कुल शांत था। मंच पर मेजर ने माइक्रोफोन पकड़ा, उनकी आवाज तेज थी, साथियों और सैनिकों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह कुछ लोगों ने सैनिक बनकर सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ की है। उन्होंने सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर सैन्य सामग्री के गोदाम तक पहुंचने की कोशिश की है। वर्तमान में कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, लेकिन 2 भाग गए हैं। माना जा रहा है कि वे 723वीं रेजिमेंट के तैनाती क्षेत्र से गुजर रहे हैं। सभागार में एक फुसफुसाहट फैल गई। रोहन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, डर से नहीं
बल्कि यह याद करके कि कुछ समय पहले वह भी बैरक की सीमाओं से अवैध रूप से बाहर निकला था, एक अलग तरीके से। मेजर ने आगे कहा, भागे हुए संदिग्धों में से एक पूर्व सैनिक है जिसे अनुशासनहीनता के कारण निकाल दिया गया था। वह ध्यान भटकाने के लिए घुल मिल सकता है। आप सभी को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। अगर आपको बैरक क्षेत्र में या उसके आसपास कोई अजनबी दिखाई दे तो तुरंत आला अधिकारियों को सूचित करें, खुद से संपर्क करने की कोशिश न करें। मैं दोहराता हूं, खुद से संपर्क न करें। बैठक समाप्त हुई। प्रत्येक प्लाटून को पाली में पहरा देने का काम सौंपा गया। रोहन कुमार को सुरेश और 2 अन्य सैनिकों के साथ गश्त पर भेजा गया। पश्चिमी जंगल का वह हिस्सा जहां एक पगडंडी शांतिपुर गांव से जुड़ती थी, वही रास्ता था जिससे वह एक बार घर भागा था। हवा जंगल और 2 अन्य पासी के पेड़ों से धीरे धीरे बह रही थी, अपने साथ बारिश के बाद बची नमी ला रही थी। गीली मिट्टी की सड़क पर हर कदम धंस रहा था। दोनों तरफ की घास फूस कुचली हुई थी। कुछ जूतों के निशान ताजे लग रहे थे। अरे, देख रहे हो, ये जूतों के निशान हमारी टीम के नहीं हैं, सुरेश ने फुसफुसाया। रोहन नीचे बैठकर ध्यान से देखने लगा। हां, यह अजीब था। जूतों का सोल सेना द्वारा दिए गए जूतों जैसा नहीं था। यह गहरे ग्रे रंग के ट्रैकिंग शूज थे। वे चुपचाप निशानों का पीछा करने लगे। कुछ 100 मीटर के बाद कीचड़ के निशान एक नीची झाड़ी के सामने खत्म हो गए। पूरी टीम ने हाथ से रुकने का इशारा किया। खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और सीने में दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रोहन ने दाईं ओर देखा, ठीक वहीं जहां नाले के पास एक छोटा सा टीला था। वह धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा, हाथ में जंगल में गश्त के लिए दी गई लकड़ी की लाठी को कसकर पकड़े हुए। अचानक एक परछाई उठी। हिलो मत, सुरेश चिल्लाया, लेकिन अजनबी रुका नहीं। वह पीठ मोड़कर घने जंगल की ओर भागा। चारों सैनिकों ने तुरंत अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा किया। रोहन सबसे पहले भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कीचड़ उसके कॉलर तक उछल रहा था। वह सोच नहीं पा रहा था, बस इतना जानता था कि उसे पकड़ना है। लगभग 300 मीटर दौड़ने के बाद अजनबी एक पेड़ की जड़ से टकराकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। रोहन ने दौड़कर उसके ऊपर घुटने टेके और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। चिल्लाया, रुको, मैं एक सैनिक हूं। तुम अवैध रूप से सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हो। वह आदमी छटपटाया, लेकिन कमजोर था। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। वे एक डाकू की आंखें नहीं थीं, बल्कि एक डरे हुए इंसान की थीं। प्लीज, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस भागना चाहता हूं। इनकी शब्दों ने रोहन को रोक दिया। यह बिल्कुल उसी की तरह था। जिस दिन वह घर भागा था, उसने भी कहा था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस नहीं पता कि क्या करूं। उस रात अजनबी को अधिकारियों को सौंपने के बाद रोहन को एक निजी रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। उसने सब कुछ विस्तार से बताया, लेकिन अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। सर, मुझे नहीं पता कि मैं उसे अंत तक क्यों पकड़ना चाहता था। शायद इसलिए कि मैं भी कभी उसी की तरह था। कैप्टन शर्मा ने सुनकर सिर हिलाया। रिपोर्ट में कुछ पंक्तियां लिखीं। सैनिक रोहन कुमार ने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई, उच्च जिम्मेदारी की भावना और स्थिति को शांति से संभाला। इसके अलावा संदिग्ध के प्रति उसका व्यवहार घृणास्पद नहीं था, बल्कि समझदारी भरा था। उसे सराहा जाना चाहिए और वास्तविक प्रतिक्रिया के लिए और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 3 दिन बाद ध्वजारोह मैदान में एक सरल लेकिन गंभीर आंतरिक सम्मान समारोह हुआ। रोहन कुमार को एक ऐसे सैनिक के रूप में मान्यता दी गई जिसने तेजी से कार्रवाई की सिद्धांतों को बनाए रखा, लेकिन फिर भी मानवीय साहस दिखाया। वह जोर से हंसा नहीं, उसने कोई लंबा भाषण दिया, बस प्रशंसा पत्र लेते समय सिर झुकाया। लेकिन उसके दिल में कुछ अंकुरित हो रहा था, जैसे तूफान के बाद नई घास उगती है। वह अब यूनिट से भागने वाला अनुभवहीन सैनिक नहीं था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जो भागे हुए व्यक्ति का पीछा उन पैरों से कर सकता था जो खुद एक बार भटक गए थे। जंगल में अजनबी को पकड़ने की घटना के 1 हफ्ते बाद 723वीं रेजिमेंट को अप्रत्याशित रूप से आला अधिकारियों से एक आंतरिक स्थानांतरण का आदेश मिला। सूची में 10 सैनिक शामिल थे जिन्हें पहाड़ी प्रशिक्षण क्षेत्र में भेजा जाना था, जहां स्थितियां कठोर थीं, जो विशेष रूप से उन समूहों के लिए थीं जो उन्नत प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे थे या त्वरित प्रतिक्रिया टीम में शामिल होने वाले थे। रोहन कुमार का नाम सूची में था। वह यह खबर सुनकर हैरान था, क्योंकि वह पहले एक उल्लंघन करने वाला सैनिक था और अब उसे एक विशेष टीम के लिए चुना गया था। लेफ्टिनेंट मोहन ने उसे एक निजी बातचीत के लिए बुलाया।
रोहन, अगर तुम तैयार महसूस नहीं करते तो तुम मना कर सकते हो। वहां यहां जैसा नहीं है। हर दिन 10 घंटे पहाड़ों पर मार्च करना होगा, तंबू में सोना होगा, फील्ड राशन खाना होगा। कोई फोन नहीं, कोई छुट्टी नहीं। रोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं जाऊंगा सर। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर दया की जाए। मैं ठीक वैसे ही प्रशिक्षित होना चाहता हूं जैसे बाकी सभी सैनिक होते हैं। उस दोपहर गाड़ी में बैठने से पहले रोहन अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में गया। अपनी नोटबुक पलटते समय उसे एक छोटा लिफाफा मिला जो एक पन्ने के बीच में रखा था। यह एक हाथ से लिखा पत्र था जिस पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन लिखावट को वह तुरंत पहचान गया। यह कविता सिंह का था। रोहन, मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे, लेकिन अगर तुम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी बैरक में हो और आगे बढ़ रहे हो। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन जिस दिन तुम्हारे भगोड़ेपन के मामले पर बैठक हुई थी, मैं पहली व्यक्ति थी जिसने तुम्हारे लिए नरमी बरतने का अनुरोध किया था। दया के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे विश्वास है कि लोगों को वापस मुड़ने के लिए बस एक सहारे की जरूरत होती है। अगर भविष्य में तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो भटक गया हो, तो तुरंत उसकी निंदा मत करना। उसे वैसी ही एक नजर देना जैसी तुम्हें कभी दी गई थी। मैं तुम पर विश्वास करती हूं, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें सड़क के बीच में पकड़ा था। पढ़ने के बाद रोहन ने पत्र को मोड़ा, ध्यान से उसे अपनी छाती की जेब में रख लिया। किसी ने उसे आंसू बहाते नहीं देखा, लेकिन वह खुद जानता था कि जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो उसका रिश्तेदार नहीं था, उसकी रक्षा की थी। कर्तव्य के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए। सैनिकों को ले जाने वाली गाड़ी सुबह सुबह निकली, जब पहाड़ियों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी। रोहन आखिरी सीट पर बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। लोहे का गेट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। वह दुखी नहीं था, नहीं डरा हुआ था, क्योंकि इस बार वह भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तराशने के लिए जा रहा था। पहाड़ी प्रशिक्षण क्षेत्र रेजिमेंट से लगभग 60 किमी दूर था, जो घने और दुर्गम जंगलों में स्थित था, जहां फोन का सिग्नल लगभग नहीं था। यहां पहाड़ी प्रशिक्षण क्षेत्र रेजिमेंट से लगभग 60 किमी दूर था। त्वरित प्रतिक्रिया टीम को व्यावहारिक युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता था। रात में मार्च, बारिश में तंबू लगाना, बिना पुल के नदी पार करना, नकली बारूदी सुरंगों का पता लगाना। पहले कुछ दिनों ने कई सैनिकों को निराश कर दिया, लेकिन रोहन ने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। जब उसके पैरों में छाले पड़ गए तो उसने खुद ही पट्टी बांधी और अगली सुबह फिर से मार्च करना जारी रखा। जब उसे गलत प्रक्रिया करने के लिए पुश अप्स की सजा मिली, तो उसने बिना कोई बहाना बनाए अपनी गलती स्वीकार कर ली। धीरे धीरे टीम के अन्य लोगों ने उसके बारे में अपनी राय बदलनी शुरू कर दी। एक शाम जब पूरी टीम आग के पास गर्मी के लिए बैठी थी, तो एक पुराने सैनिक हुंग ने पूछा, अरे रोहन, क्या तुम्हें सच में सड़क के बीच में पकड़ा गया था? माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन रोहन बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। हां, पूरे गांव के सामने। हुंग ने मजाक नहीं किया, बल्कि गंभीरता से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इतनी शर्म आती कि मैं यूनिट में वापस आने की हिम्मत नहीं करता। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जितना मैं भागूंगा लोग उतना ही बोलेंगे, जितना मैं चुप रहूंगा उतना ही मैं सिर नहीं उठा पाऊंगा। अब तुम ठीक हो? रोहन ने तारों से भरे आसमान की ओर देखा। मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं ठीक हूं, लेकिन कम से कम अब मुझे आगे बढ़ने से डर नहीं लगता। इस जवाब ने आसपास के युवा सैनिकों को चुप करा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि रोहन कोई विशेष सैनिक नहीं था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि वह कभी कमजोर था और अब खुद को मजबूत बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद यूनिट ने एक पूरी टीम का व्यावहारिक परीक्षण आयोजित किया। परीक्षण में नदी पार करना, रात में तंबू लगाना और एक घुसपैठिए की नकली स्थिति को संभालना शामिल था। रोहन की टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जब उन्हें पुरस्कार के लिए बुलाया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा, सैनिक रोहन कुमार में संगठनात्मक गुण, उच्च दबाव सहने की क्षमता और शांत सल्ली करने की क्षमता है। उसे प्लाटून लीडर के लिए उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। रोहन को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 1 साल पहले वह गांव की सड़क पर हथकड़ियों में झगड़ा हुआ था। 1 साल बाद वह एक प्लाटून का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में था। प्रशिक्षण समाप्त होने पर रोहन को मुख्य बैरक में वापस जाने की अनुमति दी गई। वापस आने पर सब कुछ पहले से ज्यादा परिचित लग रहा था। दीवारें, कमरों की कतारें, प्रशिक्षण का मैदान, सब एक अलग अर्थ रखते थे।
अब यह कैद की जगह नहीं थी, बल्कि सहारे की जगह थी। वह अपने पुराने कमरे में वापस गया, अपनी निजी लॉकर खोली। कविता का पत्र अभी भी वहीं था, सपाट, बिना किसी नई सिलवट के। वह बैठ गया, पत्र निकालकर फिर से पढ़ा और इस बार उसने पीछे की तरफ एक पंक्ति जोड़ी। धन्यवाद दीदी, मैंने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। 22 दिसंबर भारतीय सेना के स्थापना दिवस का दिन शुष्क और धूप वाला था। हर साल की तरह कड़ाके की ठंड नहीं थी, लेकिन बैरक में माहौल गंभीर और भावुक था। 723वीं रेजिमेंट ने एक आंतरिक परेड का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों को आमंत्रित किया गया था। मैदान में तिरंगे लहरा रहे थे, कुर्सियां सीधी कतारों में लगी थीं, सैकड़ों वर्दियां इस्त्री की हुई थीं, बंदूकें सीने से सटी हुई थीं। हर कदम कंक्रीट के मैदान पर ढोल की तरह गूंज रहा था। इस अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले उत्कृष्ट सैनिकों की सूची में रोहन कुमार का नाम सबसे अंत में आया। लेकिन जब यह पुकारा गया तो इसने सभागार में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी। इसलिए नहीं कि वह सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए कि हर कोई जानता था कि वह व्यक्ति था जो सबसे गहरी खाई के पास खड़ा था और वापस लौट आया था। जब वह प्रशंसा पत्र लेने के लिए मंच पर चढ़ा तो रोहन की चाल स्थिर थी, आंखें सीधी थीं और उसने उस कागज को इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे उसने अपने पूरे अतीत को पकड़ लिया हो, जिसे उसने हरा दिया था। उस दिन सीटों की कतारों के नीचे एक पतली, छोटे कद की महिला बैठी थी, जो ग्रे ऊनी कपड़ों की पंक्तियों के बीच खोई हुई लग रही थी। सरला देवी रोहन की मां पहली बार समारोह में शामिल होने के लिए बैरक में आमंत्रित की गई थी। वह बेचैनी से बैठी थी, गर्व और आश्चर्य से भरी हुई। बगल में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या यह उस लड़के की मां है जिसे सड़क के बीच में पकड़ा गया था? वाह! लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें अपने बेटे पर टिकी थीं, वे गहरी धांसी आंखें जो कई रातों की नींद हराम करने के कारण थीं, अब ऐसी चमक रही थीं जैसे वे कभी थकी ही न हों। समारोह के बाद सहायक सभागार में परिवारों और सैनिकों के लिए एक छोटी सी मुलाकात का आयोजन किया गया। रोहन अपनी मां को लेफ्टिनेंट मोहन और कैप्टन शर्मा से मिलाने ले गया। सर, यह मेरी मां है, सरला देवी ने झिझकते हुए नमस्ते किया। जी, आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे को सिखाया, पढ़ाया। उसने यूनिट को बहुत परेशान किया है। लेफ्टिनेंट मोहन प्यार से मुस्कुराए। नहीं अम्मा जी, बल्कि आपके बेटे ने हमें विश्वास और दृढ़ता का एक सबक सिखाया है। उस दोपहर जब सब लोग चले गए, रोहन अपने कमरे में गया और अपनी लॉकर से अभी अभी मिला प्रशंसा पत्र निकाला। कागज के पीछे उसने एक छोटा हाथ से लिखा नोट चिपकाया। मां, मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं फिर से वर्दी पहनूंगा वह दिन होगा जब मुझे सैन्य अदालत में ले जाया जाएगा। लेकिन आज मैं बैरक के बीच में खड़ा हूं, प्रशंसा पत्र प्राप्त कर रहा हूं, आपको मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, और मैं समझ गया हूं कि कोई भी पैदा होते ही मजबूत नहीं होता। लोग तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। उसने ध्यान से उसे मोड़ा और कविता के पुराने पत्र के साथ रख दिया। एक छोटा सा लॉकर अब उसके जीवन की सबसे बहुत कीमती चीजों को सहेजने का स्थान बन गया था, क्षमा और विश्वास। उस रात कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने खोला तो देखा कि एक रसद अधिकारी एक उपहार का थैला लिए खड़ा है। किसी ने तुम्हारे लिए यह उपहार भेजा है, नाम नहीं लिखा है। रोहन ने थैला खोला। अंदर एक काले रंग का फाउंटेन पेन था, जिस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, अपने जीवन को अपने तरीके से फिर से लिखो। कोई कार्ड नहीं था, कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन रोहन को यकीन था कि केवल एक ही व्यक्ति था जिसने उससे कहा था कि हर किसी को फिर से लिखने का अधिकार है, और वह थी कविता सिंह। उसने दोबारा संपर्क नहीं किया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह समझ गया था कविता धन्यवाद नहीं चाहती थी। वह केवल यह चाहती थी कि जिस व्यक्ति पर उसने विश्वास किया था वह उस विश्वास के योग्य हो। 1 महीने बाद प्रांतीय मुख्यालय से एक घोषणा हुई कि प्रांत के कुछ उत्कृष्ट सैनिकों को सहयोगी इकाइयों के साथ प्रशिक्षण आदान प्रदान के लिए चुना जाएगा, जिसमें पुलिस बल भी शामिल था। रोहन कुमार का नाम नामांकित सूची में था। यह खबर पाकर रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने बस चुपचाप अपना सामान पैक किया, अपनी सबसे अच्छी वर्दी धोई और अपनी जेब में वह छोटा पत्र डाल दिया जिसे वह हमेशा दूर जाते समय अपने साथ रखता था। अगली सुबह गाड़ी चल पड़ी। उसने खिड़की से बाहर देखा, खुद से कहा, इस बार मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो खड़ा होना सीख रहा है।
मैं वह व्यक्ति होऊंगा जो दूसरों को खड़ा होने में मदद करेगा अगर वे गिर जाएं। सेना और पुलिस के बीच संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र देवदार के घने जंगलों के बीच एक निचली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। वहां गाड़ियों का शोर नहीं था, शहर की रोशनी नहीं थी, केवल लयबद्ध कदमों की आवाज, आदेशों की गूंज और उन युवाओं की सांसें थीं जो दो अलग अलग रंगों की वर्दियों में देश की रक्षा करना सीख रहे थे। रोहन कुमार उन कुछ सैन्य कर्मियों में से एक था जिन्हें इस बार के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। हर दिन उन्हें मिश्रित समूहों में विभाजित किया जाता था। सैनिक और पुलिसकर्मी एक साथ व्यावहारिक स्थितियों से निपटने, भागने, आग बुझाने और नकली बंधक बचाव का कौशल सीखते थे। रोहन के समूह में एक ऐसा नाम था जिसे सूची में पढ़कर उसका दिल अचानक धड़क उठा। सब इंस्पेक्टर कविता सिंह, प्रांतीय पुलिस की टीम नंबर 3 की टीम लीडर। उस दोपहर जब पूरी टीम एक वीरान घर में नकली बंधक बचाव का अभ्यास कर रही थी, कविता पुलिस टीम का नेतृत्व कर रही थी। वह साफ सुथरी वर्दी में आई बाल अभी भी करीने से जूड़े में बांधे थे, आंखें शांत थीं। जब उसकी आंखें सेना की पंक्ति में खड़े रोहन से मिलीं तो एक हल्का सा ठहराव आया, लेकिन फिर कविता ने बस बहुत धीरे से सिर हिलाया, जैसे एक मूक अभिवादन हो, जैसे यह पुष्टि कर रही हो कि वह बहुत दूर आ गया है। पहले 3 दिनों के दौरान दोनों ने कोई निजी परान जीजत पार का तय बात नहीं की, केवल अपने कर्तव्यों का सही ढंग से समन्वय किया। कभी कभी उनकी आंखें लोगों की कतारों के माध्यम से, चालों के माध्यम से, उन यादों के माध्यम से मिलती थीं जो कभी बहुत स्पष्ट थीं। अब केवल सम्मान बचा था। चौथे दिन रोहन और कविता की टीम को एक आंखें डिस्कोड आंख हो वास्तविक नकली मिशन पूरा करना था। रात में जंगल पार करके निर्देशांक के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचना। 8 लोगों के समूह को 2-2 की टीमों में विभाजित किया गया और संयोग से या जानबूझकर कविता और रोहन एक ही टीम में थे। वे 3 घंटे तक जंगल में साथ चले। किसी ने कुछ नहीं कहा। माथे पर लगी टॉर्च सामने एक रोशनी की लकीर बना रही थी। ठंडी हवा कॉलर में घुस रही थी और पैरों के नीचे की जमीन पिछली रात की बारिश से गीली थी। जब वे एक सूखे नाले के पास आराम करने के लिए रुके तो रोहन ने पानी की बोतल निकालकर कविता को दी। आप पी लीजिए, थकी तो नहीं? कविता ने उसे लेकर एक घूंट पिया और धीरे से सिर हिलाया। सोचा नहीं था कि एक दिन तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी। रोहन हल्के से मुस्कुराया। मैंने भी नहीं सोचा था, और यह तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस दिन आप अनुशासनात्मक बैठक में मेरा पक्ष लेंगी। कविता ने सिर उठाकर रोहन की आंखों में गहराई से देखा। मैंने पक्ष नहीं लिया, मैंने सिर्फ यह कहा कि मैंने उसकी आंखों में डर देखा था, लेकिन वह एक गद्दार का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो भटक गया था और घर का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। दोनों चुप हो गए। हवा पत्तों में सरसराहट कर रही थी। थोड़ी देर बाद कविता ने कहा, रोहन, मैं यह नहीं मानती कि हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो कोई भी वास्तव में बदलना चाहता है वह खुद को उस मौके के योग्य बना लेगा। मैंने सोचा था कि अगर उस दिन मुझे आपके बजाय किसी और ने पकड़ा होता तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। कविता हल्के से मुस्कुराई। और अगर उस दिन मुझे आपके बजाय किसी और ने पकड़ा होता तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। मैंने तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा होता बजाय एक डूबते हुए इंसान की तरह, तो शायद मैं भी इस वर्दी को पहनने के लायक नहीं रहती। उस पल वे अब पकड़ने वाले और पकड़े जाने वाले नहीं थे। वे 2 इंसान थे जो गलतियों से, कठिन विकल्पों से गुजरे थे और समझते थे कि कुछ गलतियां नकारने के लिए नहीं बल्कि ट्रंगथन होने के लिए होती हैं। अंतिम प्रशिक्षण सत्र के अंत में पूरे समूह ने एक यादगार तस्वीर खिंचवाई। रोहन और कविता 2 लोगों की दूरी पर खड़े थे, लेकिन उनकी दोहे की में दोहे परते कात्र के दोहे ता थे। एक दूसरे के लिए नजरें एक मूक धन्यवाद थीं। केंद्र से निकलने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले, रोहन कविता को अलविदा कहने आया। मेरे पास एक धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी दिन मुझे एक कमांडर बनने का मौका मिला तो मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा ताकि युवा सैनिक कभी भी गिरने से न डरें। कविता ने सिर हिलाया, नियमों के अनुसार हाथ उठाकर सलाम किया। तुम ऐसा करने के लायक हो, और अगर किसी दिन तुम यह कहानी फिर से सुनाओ तो मेरी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर मत बताना। लोगों को तुम्हें एक ऐसे सैनिक के रूप में याद करने देना जो गिरने के बाद फिर से उठा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई साल बाद एक सैन्य प्रशिक्षण स्कूल में एक युवा कैप्टन संकट के दौर में एक सैनिक के मनोविज्ञान पर एक कक्षा के सामने खड़ा था। वह पाठ्यक्रम से नहीं बोल रहा था,
वह एक ऐसे सैनिक की कहानी सुना रहा था जिसे एक बार गांव की सड़क के बीच में हथकड़ी लगाई गई थी। एक महिला पुलिस अधिकारी के बारे में जो जोर से नहीं चिल्लाई नहीं डांटा, बस उस व्यक्ति को एक शांत नजर से देखा, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं कि तुम अभी भी सम्मान से जीना चाहते हो। और वह सैनिक जो कभी कमजोर था, जो कभी भाग गया था, अंततः अपने ही पैरों पर वापस लौट आया। उसने अपना व्याख्यान एक वाक्य के साथ समाप्त किया, अनुशासन वह धागा है जो एक टीम को एक साथ रखता है, लेकिन विश्वास वह आग है जो लोगों को वापस मुड़ने में मदद करती है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और उसकी बाईं छाती की जेब में अभी भी एक छोटा पीला पड़ चुका कागज था जिस पर हाथ से लिखी एक पंक्ति थी, अगर कोई भटक रहा है तो उसे वैसी ही एक नज़र दो जैसी मुझे कभी दी गई थी। दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो कमेंट में लिखकर हम सबके साथ जरूर शेयर करें।